चलिएगा, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पर जाने से पहले आपको वैल्यू एडेड का मतलब समझना पड़ेगा। वैल्यू एडेड क्या होता है? देखो, मान लेते हैं ये एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। ठीक है। वैल्यू एडेड मींस एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड फॉर बिजनेस। देखो, अगर हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पर जाएं तो वैल्यू एडेड का मतलब है एडिशन इन वैल्यू। एक बिजनेस की वैल्यू में एडिशन करने को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड। यानी एक बिजनेस अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट करता है और उन एक्टिविटीज के द्वारा उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है उसके बिजनेस की वैल्यू में क्या होना चाहिए? एडिशन होना चाहिए। अब नाउ द पॉइंट इज, जब एक बिजनेस वैल्यू एडिशन के लिए काम करता है तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं या ऐसी कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो एक कंपनी के वैल्यू एडिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी देखिएगा, एक कंपनी या एक बिजनेस में अगर वैल्यू एडिशन हो रहा है तो उस वैल्यू एडिशन के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स होंगे जिनकी वजह से उस कंपनी में क्या हो रहा है? वैल्यू क्रिएशन हो रहा है। तो जो लोग बिजनेस में वैल्यू क्रिएट करते हैं हमने उनको 6 भागों में बांटा है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक बिजनेस में ये 6 पार्टीज होती हैं जो किसी भी बिजनेस की वैल्यू को क्रिएट करवाती हैं। एम्प्लॉयज, आप मान के चलो, अगर एक बिजनेस में ऑनेस्ट एम्प्लॉयज हैं, एफिशिएंट एम्प्लॉयज हैं, तो हर हालत में उस बिजनेस की वैल्यू क्रिएट होना चालू हो जाएगी। समझ रहे हो? वैल्यू क्रिएट होने का मतलब है उसकी वेल्थ क्रिएशन, उसकी वर्थ का बढ़ना। तो अगर एक बिजनेस के एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे का मतलब वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं और सभी बिजनेस के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो बिजनेस की वर्थ बढ़ेगी। दूसरे होते हैं डायरेक्टर्स। अगर एक बिजनेस में डायरेक्टर्स लेवल पर जो बैठे हुए हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, अगर वो सही तरह के डिसीजंस लेंगे, अगर वो सही पॉलिसीज फॉर्म करेंगे, तो भी आप मान के चलिए कि एक बिजनेस की वैल्यू में क्या होगा? एडिशन होगा।
गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की और किसी भी तरह की पॉलिसीज जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, उन पॉलिसीज का लिबरलाइज होना या रेस्ट्रिक्ट हो जाना, ये भी आपके बिजनेस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो गवर्नमेंट भी एक फैक्टर है जो आपके बिजनेस में वैल्यू एडिशन में काम करता है। लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स, देखिएगा, अगर आपको लोन अच्छे तरीके से मिल जाएं, लिबरलाइज पॉलिसी पर मिल जाएं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाएं, इन्होंने लोन देने के साथ क्या कंडीशन लगा रखी हैं, तो अगर ये लोन प्रोवाइडर्स आपके फेवरेबल काम कर रहे हैं आपके लिए, यानी इनकी कंडीशंस आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल हैं, आपको आसानी से लोन मिल रहा है ना, आपको लोन कम इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है, इनके द्वारा जो इम्पोज्ड की गई कंडीशंस हैं वो आपके लिए फेवरेबल हैं, तो आप ये मान के चलिए कि यहां पर भी आपके पास क्या होगा, वैल्यू क्रिएशन होगा। शेयर होल्डर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, शेयर होल्डर्स भी आपके बिजनेस में क्या करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं। और सिक्स्थ है एंटिटी खुद, यानी आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, जब बिजनेस आगे ग्रो करने के लिए क्या लगाता है, अपने पैसे को कहीं और, इनकम जो कमाई उसको इन्वेस्ट करने का काम कर रहा है, तो एंटिटी खुद। तो यानी वैल्यू एडिशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस में वैल्यू का क्रिएशन होना, आपके बिजनेस में वैल्यू को क्या होना, क्रिएट करने की हम बात कर रहे हैं। वैल्यू क्रिएट करने का मतलब सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो ग्रोथ क्रिएशन हो गया। अब ग्रोथ को अगर क्रिएट करना है या एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में ग्रोथ एस्पेक्ट को अचीव करना है, तो ये 6 लोग काम करेंगे मिलकर। अगर ये छयों की कंडीशंस आपके बिजनेस के लिए फेवरेबल हैं, तो आप मान के चलिए कि उस चीज को हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। बोलो, यहां तक की बात समझ आई? यानी वैल्यू एडिशन का मतलब है वेल्थ में क्रिएशन, और वेल्थ में क्रिएशन का मतलब है इन जो ये 6 पार्टीज डिसाइड हुई हैं, अगर इनकी सभी कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल हैं, तो आप ये मान के चलो कि ये हर हालत में आपके बिजनेस में क्या क्रिएट करवाएंगे, वैल्यू क्रिएट करवाएंगे। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू क्रिएशन या वैल्यू एडेड बोलते हैं। नाउ, अब यहां हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड के साथ एक और टर्म इन्होंने जोड़ दी, विच इज नोन एज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक बेंचमार्क है टू मेजर द अर्निंग एफिशिएंसी ऑफ द एंटिटी। यानी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड केवल और केवल इसकी वजह से होने वाले वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करने की बात करेगा बस। बिल्कुल ध्यान से सुनना, वैल्यू एडिशन का मतलब था वो सब लोग जो वैल्यू में एडिशन करवाएंगे। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब है वो सब लोग जो इनको हटा दूं, और इकोनॉमिक का मतलब एक ऐसा बेंचमार्क जो केवल और केवल अर्निंग एफिशिएंसी ड्यू टू एंटिटी को रिफ्लेक्ट करे,
उसी वैल्यू एडिशन को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोलते हैं। यानी मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी कंपनी की जो अर्निंग परफॉर्मेंस है, समझ रहे हो, अर्निंग एफिशिएंसी है, उसमें इसका योगदान क्या है, इस एंटिटी का योगदान क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। जब मैं केवल इस एस्पेक्ट की बात करूंगा तो उस वैल्यू एडिशन को क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और जब इन 6 लोगों की बात करूंगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज टोटल वैल्यू एडेड। तो ये जो 6 लोगों को जब मैं कंसीडर करूंगा, ये आप सीएफआर में पढ़ोगे, जहां आपका पूरा चैप्टर है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाना, जहां पर मेरा ऑब्जेक्ट केवल ये होगा कि मैं एक ऐसी वैल्यू निकाल कर बताऊं जिस वैल्यू का एडिशन इन सारे लोगों की वजह से हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तब उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन निकालना। लेकिन जब मैं केवल और केवल एंटिटी की अर्निंग एफिशिएंसी पर बात करूंगा, जब मैं केवल और केवल एंटिटी की अर्निंग एफिशिएंसी पर बात करूंगा, तो उसे बोला जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। बताओ, यहां तक की बात समझ आई? यस सर। क्लियर है बिल्कुल, मतलब एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैल्यू एडिशन का मतलब है वर्थ में क्रिएशन होना। आपकी वेल्थ बढ़नी चाहिए। वेल्थ बढ़ने के 6 कारण होते हैं। इनकी वजह से वेल्थ क्रिएशन होगा, इनकी वजह से वेल्थ क्रिएशन, इनकी वजह से वेल्थ क्रिएशन, इनकी वजह से वेल्थ क्रिएशन, इनकी वजह से वेल्थ क्रिएशन और इनकी वजह से। हालांकि आप लोगों ने, जो अगर 2022 सिलेबस वाले स्टूडेंट हैं, तो एमए में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, बट वहां पर एक सीधा फॉर्मूला, यहां पर पूरे पॉइंट्स पर जा रहे हैं कि किस तरह से ये क्रिएशन हो रहा है। फॉर्मूला वही है जो आपने इंटर पर पढ़ा है, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या था वैल्यू एडेड का। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब था कि वो वैल्यू एडिशन जो अर्निंग एफिशिएंसी ऑफ एंटिटी को डिफाइन करेगा। तो अब आप इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। पहले ये बना लेना चार्ट, ताकि ये ध्यान रहेगा, क्योंकि जब आप सीएफआर पढ़ोगे तो यही 6 नाम वापस आएंगे, तो उस समय थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो ये चार्ट बनाकर अब इसके नीचे लिखोगे आप, पहले ये बना लो। सर ये एग्जाम में कितने नंबर का आता है? ये देखो, अब डिपेंड करता है 7 मार्क्स का, जैसे इस बार 7 नंबर का क्वेश्चन आया है। जस्ट अभी जो प्रीवियस अटेम्प्ट गया उसमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ओके सर। तो इसका क्वेश्चन हर टाइम में आता है क्या? नहीं, हर अटेम्प्ट में नहीं आता। हर अटेम्प्ट में एक्चुअली में देखो, जब दो ही, जैसे मान लो पिछले से पिछले में जाऊंगा तो पिछले से पिछले में कुछ भी नहीं था। रीजन बीइंग, 21 नंबर का मर्जर था, 21 नंबर का रिलेटिव वैल्यूएशन था। तो 50 में से 42 मार्क्स तो केवल 2 चैप्टर के थे। तो फिर 8 नंबर बाकी एमसीक्यू चले गए, तो और कुछ भी नहीं आया था पूरे पेपर में। एक भी चैप्टर नहीं आया था, सिर्फ 2 ही चैप्टर आए थे। लेकिन पिछली बार इन्होंने रिलेटिव वैल्यूएशन का केवल एक क्वेश्चन दिया, तो उसकी जगह पर इन्होंने क्या किया कि, और मर्जर के 2 दिए, तो अब इनके पास 3 नए क्वेश्चन बच गए। एक 7 नंबर का इन्होंने एचआरए दिया था, एक 7 नंबर का इकोनॉमिक वैल्यू दे दिया, और एक 7 नंबर का बिजनेस वैल्यूएशन दिया। तो देखो, एक्चुअल में हमें नहीं पता है कि पेपर पैटर्न कब क्या चेंज हो जाए। उससे पिछले अटेम्प्ट में जाऊंगा तो ये सब चैप्टर 0 नंबर के थे, क्योंकि 21 नंबर का मर्जर आया, 21 नंबर का आपका रिलेटिव वैल्यूएशन आया, 42 वहीं हो गए। तो कब किस अटेम्प्ट में ये किस चैप्टर को पकड़ लेंगे हमें नहीं पता, तो हर चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बताओ, लिख लिया क्या ये? यस। यस सर। लिखो अब पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखो, ईवीए इज अ बेंचमार्क। ईवीए इज अ बेंचमार्क टू मेजर अर्निंग एफिशिएंसी। ईवीए इज अ बेंचमार्क टू मेजर
अर्निंग एफिशिएंसी ऑफ एंटिटी, अर्निंग एफिशिएंसी ऑफ एंटिटी। अब वापस से सुनना, यानी मेरा कहने का मतलब है, इस डेफिनेशन को अगर मैं बहुत इजी टर्म्स में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि इसकी वजह से जो वैल्यू क्रिएट हुई, अब समझो इसकी वजह से मतलब क्या क्या हुआ। अगर मैं बिजनेस की टोटल अर्निंग एफिशिएंसी में से, टोटल अर्निंग्स में से अगर ये पांचों हटा दूं तो क्या बचा हुआ पार्ट एंटिटी का आ जाएगा। फिर सुनना, अगर मैं एक बिजनेस की टोटल अर्निंग्स में से, जो बिजनेस ने कमाया, अगर मैं उसमें से क्या हटा दूं, अगर इन पांचों को हटा दूं तो वो रिमेनिंग अर्निंग एफिशिएंसी किसको रिप्रेजेंट करेगी, एंटिटी को। एंटिटी को। और वही ईवीए है बस मेरा, समझना। यानी अगर मैं आपको ये बोलूं कि कंपनी ने जो कुछ कमाया उसमें से अगर इन सबको हटा दूं तो जो बचेगा वो मेरे पास एंटिटी का क्लेम बचेगा। इसीलिए ईवीए को रेजिड्यूअल इनकम मेजरमेंट भी बोला जाता है। रेजिड्यूअल इनकम मेजरमेंट का मतलब हुआ इनकम का बचा हुआ हिस्सा। क्योंकि अगर मैंने जो टोटल कमाया, अगर उस टोटल में से सब पांचों लोगों का क्लेम हटा दूं तो जो रेजिड्यूअल हिस्सा बचा, जो लास्ट रेजिड्यूअल इनकम का हिस्सा बचा, उसी मेजरमेंट को मैं क्या बोलता हूं, ईवीए बोलता हूं। तो लिखो सेकंड पॉइंट, ईवीए इज, ईवीए इज अ रेजिड्यूअल इनकम मेजरमेंट, ईवीए इज अ रेजिड्यूअल इनकम मेजरमेंट that is that is residual profit, that is residual profit for entity. EVA is a residual income measurement, that is residual profit for entity. इसीलिए ईवीए को रेजिड्यूअल इनकम मेजरमेंट टेक्निक बोला जाता है। क्योंकि अगर मैं एक फर्म की टोटल अर्निंग एफिशिएंसी में से इन पांचों नहीं बचेगा, तो मेरे पास जो भी बचेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, ईवीए या रेजिड्यूअल इनकम मेजरमेंट बोलूंगा। लिखें पॉइंट नंबर थर्ड, देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीए, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीए was developed by, was developed by Stern Stewart and Company of USA, सर रिपीट करना। was developed by Stern Stewart and Company of USA and got registered trademark, and got registered trademark for सर कोर्ट रजिस्टर्ड। EVA,
ये जो ईवीए का कॉन्सेप्ट था ना, इसको डेवलप किसने किया? ईस्टर्न स्टुअर्ट एंड कंपनी यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया था। और इन्होंने जैसे ही इस फॉर्मूले को बनाया, इसको ट्रेड रजिस्टर्ड करवा लिया। यानी आज हम जो भी ईवीए निकालते हैं वो ईस्टर्न स्टुअर्ट एंड कंपनी के द्वारा जो ईवीए का एक फॉर्मूला दिया गया, जो ईवीए का तरीका बताया गया, क्योंकि उन्होंने उसको रजिस्टर्ड करवा रखा है, ट्रेडमार्क है अब उनका उस पर। किसी भी फर्म को अगर अपना ईवीए चेक करना है, अपनी अर्निंग एफिशिएंसी को चेक करना है, तो उन्हें ईस्टर्न स्टुअर्ट एंड कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए उससे ही आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, ईस्टर्न स्टुअर्ट एंड कंपनी। यानी अब अगर हमें किसी को भी क्या निकालना है, अपने बिजनेस का ईवीए अगर कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेट इनके द्वारा दिए गए फॉर्मूले से ही होगा। सर ट्रेडमार्क के आगे क्या बोला था? देखो, पॉइंट नंबर 4, as per the concept given by, as per the concept given by Stern, Stewart and Company, as per the concept given by Stern, Stewart and Company, EVA will be calculated in the following manner. Given by Stern, Stewart and Company, EVA will be calculated in the following manner. अब इन्होंने ईवीए का जो फॉर्मूला दिया वो लिख लो, लाइन चेंज करो। ईवीए इज इक्वल टू ROOC माइनस WACC इंटू OC। जो फॉर्मूला स्टर्न स्टुअर्ट एंड कंपनी ने दिया, तो वो फॉर्मूला है ROOC माइनस WACC इंटू OC। ROOC रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल ROOC, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और OC है ऑपरेटिंग कैपिटल। तो यानी स्टर्न एंड स्टुवर्ट ने जो फॉर्मूला दिया वो था ROOC, यानी रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल माइनस WACC यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और मल्टीप्लाई बाय OC यानी ऑपरेटिंग कैपिटल। यानी अब हमें बस 3 चीजें सीखनी है, ROOC, WACC
और ओसी, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट आर ओ ओ सी। देखो, हाउ टू कैलकुलेट आर ओ ओ सी। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं नो पैट, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल इंटू 100। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नो पैट डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्या कैलकुलेट करने का, आर ओ ओ सी निकालने। तो यानी अब अगर आर ओ ओ सी निकालना है तो आपको दो चीजें चाहिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है, और ऑपरेटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है हमारा। हाउ टू कैलकुलेट नो पैट, हाउ टू कैलकुलेट नो पैट। अब देखिए, आपको अगर नो पैट निकालना है, इसके लिए आपका सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि मुझे सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन से कहां पर पहुंचना है, ईबीआईटी पर पहुंचना है। बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको अगर नो पैट निकालना है तो नो पैट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ईबीआईटी पर। अब क्वेश्चन के गिवन डेटा से, क्वेश्चन के गिवन डेटा से आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले मैंने लिया अर्निंग्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बताओ अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास यहां पर कोई भी ऐसे पॉइंट जुड़े हुए हैं, प्लस अगर मैंने पीएनडल में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख रखा है, उसे मैं प्लस कर दूंगा।
जैसे मान लो मैंने कोई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट लिख रखा है, केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पहुंचना है। रिटर्न ऑफ अमाउंट्स, अगर मैंने प्रॉफिट्स में से जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रखे हैं या कोई भी अमाउंट राइट ऑफ कर रखा है, तो वो मेरे बिजनेस, रिटर्न ऑफ कभी भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। और माइनस कर दूंगा अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। ठीक है, और भी अगर आपको कोई अदर ऐसी इनकम दे रखी है जो ऑपरेटिंग बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो आप उनको भी यहां पर ले लोगे। तो ये तो प्लस हो गया, और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो गया। ये आएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, या ऑब्लिक ऑपरेटिंग ईबीआईटी। देन इसमें से माइनस कर दोगे टैक्स। तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी नो पैट आ गया। तो ये पहली वर्किंग आपके पास आ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना। यानी मुझे निकालना क्या है, आरओओसी। आरओओसी के निकालने के लिए मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो अमाउंट चाहिए। एक नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसका मैंने स्टेटमेंट बना दिया, फिर हम निकालेंगे ऑपरेटिंग कैपिटल, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आरओओसी आ जाएगा। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कल की।